बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने पास पेपर स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिर्फ रीड किया था। सो आज क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो मैंने गिवन किया हुआ है वो एक डिफरेंट पैटर्न पर मैंने गिवन किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपने प्रोडक्ट, ये चार है ना, चार प्रोडक्ट हैं ABCD, अगर आपने प्रोडक्ट वाइज का सॉल्यूशन करना है तो जो मैंने इसका सॉल्यूशन गिवन किया है वो प्रोडक्ट वाइज किया हुआ है। क्लास में जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो हम उसी पैटर्न पर करेंगे जिस पैटर्न पर हमने पहला वाला सवाल किया था NRV और कॉस वाला, ताकि फॉर्मेट सेम रहे। और अगर किसी बच्चे ने डिफरेंट फॉर्मेट देखना है तो इसका सॉल्यूशन मैंने गिवन किया हुआ है सॉल्यूशन वाले पेज पे, तो वहाँ से इसका प्रोडक्ट वाइज सॉल्यूशन देख लें। क्लियर हो गया? ठीक है जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? कंप्यूट द क्लोजिंग स्टॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009। 2009 में क्लोजिंग स्टॉक किस अमाउंट पर आएगा? ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको पता है क्या करना है? स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड। बस काफी है, XYZ लिमिटेड। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्ट वाइज सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है तो हम डिफरेंट तरीके से कर लेते हैं। वैसे कर लेते हैं जैसे हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे कैलकुलेशन करनी है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की, और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और NRV कैलकुलेट करना है और लोअर के ऊपर रिकॉर्ड कर देना। इसका मतलब मुझे कॉस्ट चाहिए और NRV चाहिए, और ये कॉस्ट और NRV क्योंकि क्लोजिंग यूनिट्स की चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, क्लोजिंग यूनिट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहला कॉलम हमारा कौन सा बनेगा बच्चों? क्लोजिंग यूनिट्स का बनेगा। बात समझ आ रही है? ओके, क्लोजिंग यूनिट्स का सबसे पहले वाला हमारा कॉलम बन जाएगा। सेकंड कॉलम में क्या होगा हमारा? यहां से पता चलेगा ना, यहां से क्या पता चलेगा? तो सेकंड कॉलम मुझे चाहिए कॉस्ट पर यूनिट का, कॉस्ट पर यूनिट का। ठीक है नी, तो हम नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे कॉस्ट पर यूनिट का। अच्छा, मैं टोटल कॉस्ट का क्यों नहीं बना रहा? मैं टोटल कॉस्ट का कॉलम क्यों नहीं बना रहा? जैसे जैसे हम चीजें सीखते रहेंगे वैसे वैसे मैं सिंप्लीफाइड करता रहूंगा फर्दर चीजों को। भाई हम क्यों पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, फिर उसको अगले कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट में जाएं? हम क्यों ना इसी कॉलम में, कॉस्ट पर यूनिट के ही कॉलम में, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब हम और सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ताकि कम से कम हमारा टाइम लगे कैलकुलेशन पे। बात समझ आ रही है? जिसको चीजें कंट्रोल में ना हो चीजों को स्कैटर्ड कर सकता है। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। साथ हिंट लिख लेता हूं भाई, ऐसे तुम कैलकुलेट होगे ताकि कोई गलती ना हो। कॉस्ट पर यूनिट आ गया भाई, कॉस्ट पर यूनिट के बाद क्या करेंगे हम? NRV पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ये लाइन सीधी लग भी रही है कि नहीं लग रही? ठीक है, बस थोड़ी बहुत स्टूडेंट चाहिए बस। अब क्या आ जाएगा? NRV पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, और NRV पर यूनिट के बाद क्या करेंगे हम?
वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग यूनिट्स। और आगे लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो इग्नोर कर दे। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV कि भाई हम जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV करेंगे। फॉर्मेट बन गया। चलो आओ सवाल फड़काते हैं। सबसे पहले वाला कॉलम देखें क्या कह रहा है, क्या ढूंढना है, क्लोजिंग यूनिट्स। आज तो हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स बने बनाए हैं 5000, लिख दूं भाई 5000 लिख देते। तो क्लोजिंग यूनिट्स कितने जी, क्या, हाँ वो लिखूंगा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट्स। सबसे पहले प्रोडक्ट ए आ गई। क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं 5000। अब आपकी मर्जी है, इस 5000 को इधर ब्रेक कर लो या इसको वैल्यूएशन में जाके ब्रेक कर लो, क्योंकि हमने क्वेश्चन कल पढ़ा था 300 इसमें डैमेज पड़े हुए हैं। इसका मतलब 500 के 500 सारे नॉर्मल नहीं है, 4700 नॉर्मल होंगे और 300 डैमेज होंगे। अब बताएं इधर ही ब्रेक कर दूं या उधर जाके ब्रेक कर दूं? इधर ही ब्रेक कर दें। चले, ये जो 500 होगा इस 500 के दो हिस्से होंगे, इस 5000 के दो हिस्से होंगे। ये जो 5000 है इसमें हमारे पास नॉर्मल होंगे 4700 यूनिट्स और डैमेज होंगे 300 यूनिट। डन। अगर नॉर्मल और डैमेज है, यहीं से मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट पता चल गया, दोनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम, दोनों की NRV डिफरेंट। समझ? अब देखो क्वेश्चन खुद ब खुद चल रहा है, ठीक है। चलो जी, अब कॉस्ट पर यूनिट ढूंढते हैं। भाई कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। और आपको पता है प्रोडक्ट ए है, और प्रोडक्ट ए के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वेटेड एवरेज, एफ को मेथड यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट ए के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो एफ को करेंगे। सो एफ को मेथड से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर एफ को मेथड चल रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला ये बनेगा ओपनिंग कॉस्ट, ऐसे ही होगा ना यार, प्लस परचेजेज है या प्रोडक्शन है, भाई ऊपर बिजनेस पढ़ लो क्या है, तो परचेजेस तो रॉ मटेरियल होगा, और अगर वो प्रोसेस कर रहा होगा तो प्रोडक्शन होगा। अब देख लो कि क्या यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन है, और कॉस्ट भी किसकी होगी, प्रोडक्शन की। ये प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितने हैं 50,000, और इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी है 4 लाख है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रोडक्शन। तो ओपनिंग कॉस्ट प्लस, बोलो यार, ये मैं पहली मर्तबा लिख रहा हूं। जब मैं इसका पार्ट बी सी करूंगा तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। आपको पता है एफ का फॉर्मूला साइड में ऐसे ही लिखता था ना, याद आ रहा है। जब आप मेरा वाला सोल्यूशन देखोगे जो मैंने प्रोडक्ट वाइज किया है, वहां पे मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट बनाया है, वो जैसे हम 5 एफ को में करते थे, मैंने वैसा डिजाइन बनाया, वो पीछे घर जाके देख लीजिएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, ओपनिंग की कॉस्ट तो ओपनिंग के, प्रोडक्शन कॉस्ट तो प्रोडक्शन के, एनी मसला जी। बताओ फिर ओपनिंग कॉस्ट कितनी है, ओपनिंग कॉस्ट कितनी है बच्चों, ओपनिंग कॉस्ट कितनी है 70 या 75, भाई 70 लेंगे, लोअर पे लेना है, ओपनिंग में लोअर पे लेना है 70। तो ओपनिंग की कॉस्ट आ गई 70,000, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी 4 लाख। ओपनिंग के यूनिट्स कितने हैं, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 10,000 और यूनिट प्रोड्यूस्ड 50,000, तो 10 + 50 हो गया हमारे पास।
10,000 प्लस 50,000. सो दिस इज माई कॉस्ट. ये एक बोर्ड पे तो सारा सवाल नहीं आएगा मेरा, तो चलो देखते हैं. आंसर बताएं क्या आया. 7.8. सो 7.8 एग्जैक्ट 7.83. यही आंसर आता है. ओके, तो 7.83 मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ गया. यानी कि नॉर्मल की भी यही कॉस्ट, डैमेज की भी यही कॉस्ट. एनी मसला. अब क्या आ गया, एनआरवी आ गया. तो एनआरवी के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे. सेलिंग प्राइस लिख लें या सेल प्राइस लिख लें, बात एक किया. सेलिंग प्राइस किधर गई, सेलिंग प्राइस कितनी है 10. सेलिंग प्राइस यहां पे 10 आ गई. सेलिंग कॉस्ट है हमारे सवाल में, सेलिंग कॉस्ट देखें. ये क्या है, और कल यहां पे भी देखो मैंने एनआरवी लिखा हुआ था ताकि मेरी नजरों से ओझल ना हो जाए, तो फिर भी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा. ये कल मैंने लिखवाया था ना कि भाई एनआरवी, ये वाली चीज एनआरवी में आएगी और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी एनआरवी में आएगी. ये दोनों चीजें हमारे एनआरवी में आने वाली. इस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर एग्जामिनर एक लास्ट में एक लाइन लिख रहा है. बॉल पॉइंट किधर गया, लास्ट में एग्जामिनर एक लाइन लिख रहा है, द कंपनी एस्टिमेट. अब यहां से कंसेप्ट भी समझ लेना है. द कंपनी एस्टिमेट दैट इन जनवरी 2010, और चेक करें मैं कहां पर हूं, दिसंबर 31/9 पर हूं. यानी कि सुबह जनवरी 10 हो जानी है, सुबह जनवरी 10 हो जानी है. आज क्या है, दिसंबर 9 है, और सुबह उठूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि सुबह की बात कर रहा है. ऑफिस बात है उसने सुबह की करनी थी ना, क्या ख्याल है, क्योंकि चीजें तो बेचेगा सुबह, आज तो हिसाब किताब कर रहा है क्लोजिंग का. अच्छा, जनवरी 10 में वो कह रहा है सेलिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, इंक्रीज बाय 10%. कहता है जो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, एस्टिमेट ये है, जो सुबह जो चीजें बेचूंगा उसके ऊपर वेरिएबल जो सेलिंग कॉस्ट आएगा वो 10% ज्यादा हो जाएगा. अभी कितना आ रहा है, अभी कितना आ रहा है, अभी 60,000 आ रहा है. ये जो 60,000 सेलिंग कॉस्ट आ रही है, ये जो 60,000 सेलिंग कॉस्ट आ रही है, ये टोटल में है या पर यूनिट में है, किसमें है, टोटल में है. पर सेलिंग प्राइस तो पर यूनिट में है, जबकि सेलिंग कॉस्ट तो टोटल में. मैं यहां पे टोटल लिख लूं, इसका मतलब मुझे इसको पर यूनिट में लाना होगा, तो ही तो मैं आगे चल पाऊंगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट में है, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी पर यूनिट में होनी चाहिए. तो कैसे लेकर आऊं, कैसे लेकर आऊं इसको पर यूनिट में, कौन से यूनिट से डिवाइड करूं, टोटल यूनिट्स कौन से, बिल्कुल जो यूनिट सेल हुए. ये सेल करने का खर्चा है, तो डिवाइड भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से होंगे. क्लोजिंग स्टॉक से कैसे होंगे भाई, क्लोजिंग स्टॉक से कैसे होगा, यूनिट प्रोड्यूस से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें बनाने की कॉस्ट है, बेचने की कॉस्ट है. भाई बेचने की कॉस्ट के लिए कितने यूनिट बेचे होंगे ये देखना पड़ेगा ना. अच्छा, कॉस्ट बेचने की है और यूनिट कितने यूनिट बनाए वो लूंगा, भाई कितने बेचे वो लेने हैं ना, तो डिवाइडेड पे क्या करूंगा, बोलो बोलो यार. अब ये वाली वो वैरायटियां हैं जहां पे बच्चे फूत हो जाएंगे यार, अब यहां पे क्या करें, तो ये वाला सोचना. तो भाई एनआरवी जो है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट में बच्चों कैसे आएगा, अगर हम टोटल सेलिंग कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर दें, यूनिट सोल्ड से. अब मसला यह आया यूनिट सोल्ड कहीं नहीं है. अब मुझे पता है कि मुझे यूनिट सोल्ड चाहिए,
अब सवाल में जोर से पढ़ो और ढूंढना है यूनिट सोल्ड, कहीं ना कहीं राज पड़ा होगा, कोई ना कहीं एग्जामिनर ने हिंट छोड़ा होगा। हाँ, वो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग ये वाली स्टेटमेंट लगाएंगे हम यूनिट सोल्ड के लिए। बात मेरी समझ आई? ओके, आज करते क्या बात। अब यूनिट सोल्ड हमें कैलकुलेट करना है, चले आए जरा कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब यहां पर मुझे चाहिए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट वाली। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ये जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट करेंगे ये मुझे पर यूनिट में चाहिए। पर यूनिट में जाने के लिए टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये आप संभाल नहीं पाएंगे, आप मेरे ख्याल से आप संभाल लेंगे, मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। ये तो मेरे पास है, ये ऊपर वाला हिस्सा तो मेरे पास है, कितने 60,000। इसको डिवाइड करूंगा यूनिट सोल्ड से, जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है। वो जितने भी होंगे वो पर यूनिट आ जाएगा, और उसमें 10% इंक्रीज भी लेकर आऊंगा, 10% इंक्रीज भी लेकर आऊंगा। अब यहां पे दो राय हैं, कोई इंक्रीज लेकर आऊं या ना लेकर आऊं। ये होगा ये नहीं होगा, मेरा सवाल ये है, हम 9 पे हमारी ब्रेक लग गई, हम 9 के ऊपर हमारी ब्रेक लग गई, और ये तो अगले साल का शुरुआत है, और अगले साल जब बेचूंगा तो सेलिंग एक्सपेंस 10% इंक्रीज होगा। बताओ यहां पे 10% इंक्रीज करके वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लूंगा या इसको इग्नोर करूंगा, आपने सिर्फ ये बताना है। हाँ, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे जिसमें हमने फॉर द ईयर कैलकुलेशन करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर कैलकुलेशन भी कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी कर रहे होते हैं। ये पक्की बात है, जब मैं एनआरवी कैलकुलेट कर रहा हूं उसमें जो सेलिंग प्राइस है वो अभी की नहीं है, वो कल की है, और कल जो चीजें बेचूंगा वो कितने पर खर्चा करके बेचूंगा वो इसके साथ कंसीडर करूंगा। ये बात कहीं पर लिख ले, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हमारी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो 31 दिसंबर तक नहीं रुकेंगी। जब हम सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, पक्की बात है आज तो बेचूंगा नहीं ना, आज जब यूनिट ही नहीं बेच रहे तो यूनिट के ऊपर खर्चा भी नहीं होना, ऑब्वियस बात है यूनिट तो सुबह बेचूंगा, तो जब सुबह बेचूंगा तो भाई ये 10% इंक्रीज करके हमारा खर्चा हो। तो जब मैं एनआरवी कैलकुलेट करूंगा कि भाई इतने की जो मेरे पास, भाई लॉजिकल बात है ना, ये जो मेरे पास 5,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये जो 5,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है इसकी एनआरवी कैलकुलेट कर रहा हूं ना, ये कितने का बिकेगा मैं ये लिखना चाह रहा हूं। तो भाई ये पर यूनिट 10 रुपए का बिकेगा, कि बिक गया, फ्यूचर की बात कर रहा हूं ना, तो फ्यूचर तो सुबह आना है, तो ये 10 रुपए का बिकेगा, और जब मैं इसको 10 रुपए का बेचूंगा फ्यूचर में तो भाई अब इतना खर्चा नहीं होगा, 10% ज्यादा खर्चा होगा, तो वो भी कंसीडर करूंगा। कॉस्ट पास्ट होती है, एनआरवी तो फ्यूचर होगी ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख ले कि अगर हमारे पास ये रेंट के अगले दिन कोई एक्सपेंस आ रहा है तो हम उसको इग्नोर, एनआरवी के एतबार से इग्नोर नहीं करेंगे, कॉस्ट के एतबार से हो सकता है इग्नोर कर दें, भाई हमारे साल की कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो पास्ट चीज होती है, लग गई खत्म हो गई, भाई एनआरवी तो फ्यूचर वाली बात होती है। ये बात कहीं पे लिख लें, हिंट लिख लें कहीं पे। मुझसे ज्यादा एनआरवी तो आज तो नहीं बेचूंगा ना, मैं यही करूंगा ना, समझ लगे। हाँ हाँ हाँ, 11 होता तो इग्नोर मारता ना यार, और 11 तो बहुत दूर है, 11 नहीं नहीं तब तो इग्नोर, 2011 की बात करा, एक साल का गैप क्यों आएगा, एग्जामिनर सवाल ही नहीं पूछेगा यार। देखें ये 9 है, सुबह बेचूंगा, जब सुबह बेचूंगा तो 10% इंक्रीज करके बेचूंगा, तो इसको कंसीडर करूंगा अपनी कैलकुलेशन में, डिसीजन मेकिंग में, ये मेरी डिसीजन मेकिंग। हाँ, ये वाली जो चीज है ये डिसीजन मेकिंग है, हाँ, इन्वेंट्री से रिलेटेड। लॉजिकल बात है कि नहीं है, कि एवं ही है, समझ नहीं आ रही यार, सेंसेबल है ना, हाँ सेंसेबल बात होगी। हाँ मैं किडी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और बैलेंस शीट में
जो मैंने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है वो कॉस्ट और एनआरवी लोअर पे करना है ना, कॉस्ट और एनआरवी लोअर पे लेना है। अगर मैं 10% को नहीं कंसीडर करूंगा इसका मतलब मैं एनआरवी सही कैलकुलेट नहीं कर रहा, एनआरवी मैं कैलकुलेट सही नहीं 22 होकर कर रहा हूँ ना, हालांकि इतनी की बिकेगी 10% ज्यादा होकर, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कंसीडर कर रहा, तो एनआरवी नहीं सही आएगी फिर तो आपकी, है ना। बैलेंस शीट तो आपकी यहाँ पे रुक जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की तो बैलेंस शीट में जो जाएगा वो कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर आएगा ना। तो अगर एनआरवी में आप ये कंसीडर नहीं करोगे और सिर्फ ये सेलिंग कॉस्ट कंसीडर करोगे तो एनआरवी आपकी सही रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा रहे आप। एनआरवी क्या एस्टिमेट, अंदाजा, और अंदाजा आज तो नहीं है, अंदाजा तो फ्यूचर का होता है। तो अगर जनवरी में ना होता वो मार्च में होता, मुझे खुद बता, तो जनवरी का महीना वेले बैठेंगे? मतलब मैं कहूँगा जनवरी में चीजें नहीं बेचूंगा पाबंदी है, फरवरी में नहीं बेचूंगा पाबंदी है, मार्च में बेचूंगा, तो रियलिस्टिक नहीं है ये। क्या जनवरी में बिजनेस नहीं करना तो फिर बेचूंगा ना, तो ये कंसिडर करूंगा। और मुझे ये बताओ ये जो 5000 क्लोजिंग है ये जनवरी के पहले हफ्ते बिक जाने हैं मेरे, नहीं समझ आ रही? और फिर जनवरी में तो नई परचेजेस कर रहा हूँ, नया प्रोडक्शन कर रहा हूँ, फिर बेचूंगा। आप तो ऐसे करो 5000 मेरे सगे हैं, 5000 आपसे हमें बहुत प्यार है, आपको तो कभी बेचेंगे ही नहीं ना, आपको बेचेंगे ना, आपकी वो वेरिएबल सेलिंग को 10% इंक्रीज करेंगे। तो सर ये 5000 जो रात को पड़े हुए हो सकता है जनवरी के पहले दिन 5000 के 5000 बिक जाए मेरे, और कितने बेचूंगा? 10% पर यूनिट पर, और ये 10% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करके बेचूंगा। दैट्स मैं आज कंसिडर कर रहा हूं ताकि मैं ट्रू कैलकुलेशन, रिलायबल कैलकुलेशन, ट्रू एंड फेयर कैलकुलेशन शो कर पाऊं। अच्छा, कंसेप्ट को ना छोटा सा होता है तो उसको कोशिश क्या करें जल्दी वाइंड अप कर लिया करें, ठीक है जी। चले, ये बात समझ लगी? यूनिट सोल्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे, और मैं क्या कह रहा था यार? अच्छा, आइए जरा, अब हमें यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करना है। आइए बच्चों यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, और यूनिट सोल्ड के लिए मुझे ये चाहिए। अब वर्किंग कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? यहीं कर लें। यूनिट सोल्ड के लिए यार एक कॉलम कहाँ पे एडजस्ट करें, आगे और नीचे जगह नहीं है। अलग वर्किंग बना लेते हैं, यूनिट सोल्ड की अलग वर्किंग बना लेते हैं, ठीक है जी। यूनिट सोल्ड, और इसको देते हैं वर्किंग 1, क्योंकि हम एक ही वर्किंग खोल रहा हूँ बाकी। अच्छा, इस फॉर्मेट की खूबसूरती क्या है, मैं सारी वर्किंग फेस पे शो करवा रहा हूँ, तो मुझे वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 का चक्कर ही नहीं पड़ रहा। तो भाई जो भी वर्किंग नहीं, भाई सामने वर्किंग की हुई है, अब वो थोड़ा सी साइड पे तो हमें करना पड़ेगा। यूनिट सोल्ड पर आए भाई, कैसे यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। बात समझ आ रही है भाई? ओपनिंग कितने किधर के, वो टॉप पे 10,000, प्रोड्यूस कितने किए? 50,000, क्लोजिंग कितने बच गए? 5,000, बच कितने के? 55,000। दिस 55,000 इज यूनिट सोल्ड। चले आए जरा भाई, यहां पे क्या लिख दूंगा? 55,000, और आगे लिख देंगे तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो? वो वर्किंग 1 से आया है ना, कल को तुम आपको ना पता चले मैंने पता नहीं क्या जज्बात में पता नहीं क्या लिख दिया, तो लिख दो भाई आप वर्किंग 1 से आए हो, और इसको तो 10% इंक्रीज भी करना है, तो 10% इंक्रीज का मतलब 1.10, तो आंसर इज हाँ जी 1.2, 1.2। तो इसको इसमें से ये माइनस करूंगा, ये मेरे पास एनआरवी आ गई, ये एनआरवी आ गई किसकी? बोलो यार, बहुत अच्छे, ये एनआरवी आ गई प्रोडक्ट एक के नॉर्मल यूनिट्स की। कितनी आई? 8.8। ये 8.8 किसकी है? नॉर्मल यूनिट्स की, क्योंकि मेरे पास डैमेज भी है तो इसकी एनआरवी तो सेपरेट आएगी। और अब डैमेज के लिए वो क्या कहता है? कहता है, किधर गया यार, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेल डन पर यूनिट कॉस्ट। टू रिपेयर डैमेज यूनिट कहता है 3 रुपए लगेंगे, 3 रुपए। इसका मतलब कॉस्ट टू रिपेयर करूंगा माइनस, तो माइनस कर दूंगा कॉस्ट टू रिपेयर, कॉस्ट टू रिपेयर हाउ मच? 3, ये 3 माइनस कर दिया। अब मेरे पास जो एनआरवी आई, ये एनआरवी किसकी आई?
डैमेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NRV डैमेज। ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको एग्जाम में, ठीक है। हाँ, ये तो मुझे आपको समझाना होता है ना, तो मैं इसलिए इतना प्रोटोकॉल दे रहा हूँ सवाल को, बाकी वो वर्किंग कर लें वो समझ जाएगा कि ये डैमेज ही है। इसमें से माइनस करें, हाँ 5.8। देन अब क्या रह गया, वैल्यूएशन। अब क्या रहेगी, वैल्यूएशन। आपको पता है नॉर्मल और डैमेज दोनों की कॉस्ट तो सेम रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं वैल्यूएशन पर। अब वैल्यूएशन में मेरे पास 2 यूनिट्स आ गए, कौन कौन से, नॉर्मल और डैमेज आ गए, ठीक है जी। तो नॉर्मल आ गए और डैमेज आ गए, वहां पे ब्रेकअप वहां पे किया हुआ है। नॉर्मल के कितने यूनिट हैं, 4700 और इसके 300। अब आ जाए नॉर्मल की कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला कराएं, कौन जीता, कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला कराएं, इन दोनों में से कौन जीता, नॉर्मल को डबल टिक मिल गए कॉस्ट के वजह से। तो नॉर्मल गुड के यूनिट 7.83 पे जाएंगे, तो मल्टीप्लाई किसे करूंगा, मल्टीप्लाई कर दिया 7.83 से। और आपको पता है डैमेज गुड में हमेशा एनआरवी जीतती है ना, 5.8। ये तो हम आंखें बंद करके लिख सकते हैं। ऊपर वाले का आंसर बताएं, 36801 और नीचे वाले का 1740 और टोटल का 38,541। सो दिस इज माई आंसर ऑफ प्रोडक्ट ए। ये प्रोडक्ट ए का मेरा आंसर आ गया और बैलेंस शीट में ये वाली वैल्यू शो करूंगा। डन। अच्छा ये नोट कर लें, मैं इसी को बी बनाऊंगा, इसी को सी बनाऊंगा, इसी को डी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस आगे नहीं है। वैसे बी सिर्फ हाथ बी आ सकते, चलो बी कर लेते हैं, बी आ सकते हैं। प्रोडक्ट ए आ गई और प्रोडक्ट बी आ गई, यहाँ पे उधर प्रोडक्ट ए नोट कर लें जरा, फिर प्रोडक्ट बी सॉल्व करते हैं। यार इसका जागने वाला टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी सो जाता है ये तो। अच्छा प्रोडक्ट बी आप खुद कर लेंगे, मैं सी करवा दूं, क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट होना है बी ने, तो एफ को चल रहा है, और मैं सी वाला 5 करवा देता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग हिम्मत कर लेंगे माशाल्लाह, ठीक है। ये नोट कर लें, फिर सी करते हैं, क्योंकि कोई वैरायटी तो है ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने ये सवाल शुरू में देखा, कल देखा था, आपको ड्रोना लगा था, है ना। अब ड्रोना सवाल है सर, कुछ भी नहीं है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट की साइकी क्या है। स्टूडेंट ना जब सवाल देखता है तो ओ यार क्या जिन सवाल आया, ये मेरे से क्या, मेरे से बड़ों से भी नहीं होगा। लेकिन आप एक मरतबा सवाल को पढ़ें, आपको समझ नहीं आएगा, फिर पढ़ें, सवाल समझ आना शुरू हो जाएगा, फिर पढ़ें, सवाल आपसे बातें करना शुरू कर देगा, भाई मुझे ऐसे सॉल्व करो, भाई मुझे ऐसे सॉल्व करो, भाई मुझे ऐसे सॉल्व करो। जितना क्वेश्चन को बार बार रीड करोगे उतना ऑटोमेटिकली स्केच बनता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई वैरायटियां लगाई हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से हमने हिंट लिया और हमने कहा यार मुझे सिर्फ कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करनी है, तो हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, एनआरवी कैलकुलेट कर लिया। बस ये वाली 10% वाली बात नहीं थी। मैं कहता हूं आप लोग इग्नोर करते,
आप ये 10% को एग्जाम इग्नोर करते, हाँ या ना, कर देते? कर देते। तो भाई अगर कर देते तो ये गलत होता, हो सकता है इसके 0.25 मार्क्स हो, तो भाई 0.25 मार्क्स कटते तो कटने दो, इससे ज्यादा क्यों औकात नहीं थी एडजस्टमेंट की, या 0.5 कर लो, तो भाई 0.5 कम हो रहे तो होने दो, बाकी तो सारा सही होगा आपका। बस समझ में? चलें अब मैं पार्ट सी करवा रहा हूं, 5 वाला। चलें जी पार्ट सी पर आ जाए। ए एफ को से हो गया, बी भी एफ को से होना, डिटो कॉपी। अगर मैं एक लम्हे में चाहूं इस ए को बी में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझसे नंबर्स बदलने, बाकी सारा कुछ मेरा यही लिखा रहेगा, भाई नंबर्स बदलनी बी बन जाएगा। कहते तो मैं बना देता हूं बी, पक्की बात है? वेल डन, बहुत अच्छे यार, ये कमिटमेंट आपसे चाहिए कि सर बाकी इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे, आपने इतना करवा दिया काफी है। चलें जी बी पर आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? सॉरी, और सी करना है, सी करना है, और सी 5 से करना है। ओके अगर 5 से करना है तो आपको कॉस्ट पर यूनिट का ये डिजाइन नहीं बनेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल बनाना पड़ेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल बनाना पड़ेगा। अच्छा सी के लिए क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? 15,000 क्लोजिंग यूनिट्स हैं, और इसका ब्रेकअप भी है। नॉर्मल कितने हो गए इसमें से? 15,000 है ना, इससे नॉर्मल भी होंगे, डैमेज भी होंगे। यार यहाँ पे गिवन है ना, टेंशन वाली क्या बात है? ये डैमेज किधर गया? और डैमेज यूनिट सी वाला 800 है, और क्लोजिंग कितने हैं? 15। तो 15 में से 800 निकाल दे, 14,200, 14,200। तो नॉर्मल और डैमेज, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मेरा टाइम जाया हो रहा है, डुप्लीकेशन वर्क हो रहा है ना, मैं इधर भी लिख रहा हूँ फिर इधर भी लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है नॉर्मल और डैमेज हो गए, मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, चीजें कंट्रोल में है ना, मैं कर सकता हूँ। सही है? अच्छा शुरू में नहीं थे तो नहीं कर रहा था, समझा पा रहा हूं मैं? आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल और डैमेज्ड। जब आप लोग सारा, जब मैं चैप्टर करवा दूं ना, फिर आप लोग माशाल्लाह इतने एफिशिएंट हो जाएंगे, अब बहुत सारी चीजें ना डायरेक्ट ही कर लेंगे। ठीक है जी? हाँ एग्जामिनर जो है इंशाल्लाह आपकी बातों को समझ आएगा। भाई नॉर्मल यूनिट्स टोटल कितने थे यूनिट्स? 15,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें से नॉर्मल डैमेज कितने थे? 800, तो फिर रिमेनिंग कितने होंगे? 4,200। डन बच्चों? अब हाँ अच्छा 14,200 ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। डन बच्चों? ओके अब मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। बच्चों क्या चाहिए? अच्छा अगर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो मुझे FIFO मेथड है, तो फिर ऐसा तो नहीं चलेगा ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। FIFO में तो ऐसे नहीं, FIFO में ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाले यूनिट ऊपर से जाएंगे, जो बच जाएंगे वो नीचे वाले में से बचेंगे, तो मुझे इन्वेंट्री कंट्रोल टाइप कोई चीज बनानी पड़ेगी। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? बोलो ना यार, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ओपनिंग की यूनिट्स कितनी हैं? 20,000। ओपनिंग का रेट कितना आ गया? ओपनिंग यूनिट्स कितने आ गए? 20,000 आ गए। इसकी जरूरत नहीं है, राज के बाद बताऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है, राज के बाद बताऊंगा क्यों नहीं है। फिर यहां पर क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन कितने की? 70। बात समझ आ रही मेरी? अच्छा अब इसमें से अगर माइनस कर दूं क्लोजिंग, 15,000 थी, तो चेक करें वो जो यूनिट सोल्ड की मैंने यहां पे कैलकुलेशन की थी वो मैंने FIFO में डायरेक्ट ही कर ली। FIFO का ये फायदा होता है, अब मुझे यूनिट सोल्ड वहां से जाने की फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग और यूनिट परचेज तो लिख लिया था ना, तो क्लोजिंग को माइनस करता हूं तो यहीं से मेरे पास क्या आ जाएंगे? यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। बात समझा पा रहा हूं? ओके तो यहां से क्या आ जाएगा? यूनिट सोल्ड। कितने यूनिट सोल्ड किए? 80,000। आपको पता है ये 80,000 मैं यहां पे यूज करूंगा इधर जाके। डन? अच्छा पर अभी तो हमें ये निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे ये बताओ, ये जो 15,000 बच्चे होंगे ये 75 में से बच्चे होंगे ना? ओके अब 75 की टोटल कॉस्ट सिर्फ चाहिए, वो कितनी है? 75,000 की टोटल कॉस्ट कितनी है? ये कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस 8,25,000। किधर गया? 8,25,000। भाई ये ओ किधर गया यार? काश मैं लैपटॉप पर होता, इसको यहां से उठा के इधर रख देता। लैपटॉप का ये बड़ा फायदा है, गलतियां बड़ी जल्दी करेक्ट होती हैं। चलो जी
8 लाख। बच्ची नजर रखते रहना, ठीक है। हाँ, समटाइम टीचर को पता नहीं चलता, वो कैले लगा होता है। अच्छा जी, तो इसको इसमें से डिवाइड करें तो ये रेट आ जाएगा 11, एग्जैक्ट 11 आता है। वाह, ये एग्जैक्ट 11 कह सकते हैं। 15,000 11,000 वाला बचा हुआ है, तो जब 15,000 11 से मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट आ जाएगी, पर नहीं करना क्योंकि मेरा सारा सवाल पर यूनिट पे चल रहा है, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई FIFO मेथड से। एनी मसला? अब यहां पे कॉस्ट लिखने की जरूरत थी नहीं, इस्तेमाल नहीं होनी, क्यों वक्त जाया करूं? क्रॉस नहीं है, जरूरत नहीं है, सही है। मुझे ये चाहिए था रेट, तो बस ये चाहिए और ये चाहिए, इग्नोर मारूंगा। और अगर आप करना चाहें कर लें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आगे चलें बच्चों? चलें सर, एनआरवी पर आ जाएं। एनआरवी में सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? पक्की बात है, मैं ट्रस्ट ऑन यू 12, और माइनस क्या करूंगा? वेरिएबल सेलिंग। वेरिएबल सेलिंग के लिए वर्किंग कर लेते हैं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? और 90,000 कितने यूनिट्स बेचने की? 80,000 इधर है, आज इधर से ही आ गया। और इसको क्या कर दूंगा 1.1 से इंक्रीज करके। व्हाट इज द कॉस्ट? 1.1 बस 2 डेसिमल पे रहना। 1.2 1.24 के 3 24 कर लो। हाँ, 1.23 के बाद 7 आ गया, 1.24 ले जाओ। इतने की एरर की खैर होती है, याद रखिएगा। राउंडिंग ऑफ एरर की मिस्टेक नहीं कंसीडर होती आई कैप के। हाँ, बात समझ आ रही है? इसलिए राउंडिंग ऑफ पे टेंशन ले। 1.23 वाला भी सही है, 1.24 वाला भी सही है, पर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 1.24 वाला ज्यादा वाला सही है। अगर आप एक्सेल पे कैलकुलेशन करोगे, एक्सेल 1.24 शो करेगा। और नॉर्मली हमारा आई कैप एग्जामिनर सारी आंसर्स कैलकुलेशन एक्सेल पे करता है, उसने फॉर्मूलाज लगाए होते हैं। चलिए, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आया? 10.76। ये जो 10.76 आया, कौन सी एनआरवी आई? बहुत अच्छे। चल अब चलने शुरू हो गए यार, मुझे खुशी हो रही है। शुरू में बहुत फिक्रमंद था आपके बारे में, पर माशाल्लाह जल्दी ट्रैक पे आ गए आप। यार ये तो 2.50 2.50 माइनस किया, और डैमेज की एनआरवी कितनी आ गई? 8.26। आए जरा, 15,000 स्टॉक बचा, इसमें से नॉर्मल कितने थे? 14,200 आए। अच्छा, नॉर्मल की कॉस्ट कितनी है? एनआरवी की कॉस्ट कितनी है? इन दोनों के मुकाबले में कौन जीता? एनआरवी जीत गई। तो इसका मतलब 14,200 किस पे जाएंगे? 10.76 पे जाएंगे। 10.76 पे जाएंगे। अभी आंसर ना लिखें। 800 हमेशा इस पे जाएगा, है ना? 8.26, तो 800 जाएगा 8.26 पे। अब बताएं आंसर क्या है ऊपर वाले का? 152792। और ये वाला भाई साहब 6608। टोटल वन इज 159,400 400। अगर कोई मुझे ये कहता 149,200, और नहीं 149, अच्छा 159,400, ठीक है। और अगर कभी ऐसा आ जाए ना, अगर आप मुझे ये लिखवाएं 14920, तो मैं क्या लिखूंगा ये देखें जरा। अगर आप मुझे क्या लिखवाएंगे, बोले यार 1592, या ये वाला 15920, है ना? ये भी 20 है और ये भी 20 है। ओके, दिस वन इज 00, दिस इज 20। सवाल डन बच्चों। अगला सवाल देखते हैं यार। हम याद है हमने जर्नल एंट्रीज की थी, है ना? याद है आपको?
ज़माने कदीम में के ज़माने जदीद में? ज़माने जदीद में। वो एंट्रीज रिवाइज करवाऊं? बहुत अच्छी बात है। चलें, इसी खुशी में एक जनरल एंट्री वाला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, वो नोट कर लिया? अच्छा वो कर लें ज़रा यार, टेक योर टाइम, बट नॉट मोर देन 5 मिनट। ये मैंने आपको पहले वाले फॉर्मेट से करवाया है। इसका सोल्यूशन जो मैंने दिया हुआ है वो प्रोडक्ट वाइज दिया हुआ है, पर मैंने आपको फॉर्मेट वाइज करवा दिया। फिर फैसला कर लेना कौन सा आसान लगा, मुझे कल बताना आप लोगों ने, ठीक है? मुझे अब कल फैसला सुनाना अपना। भाई वो नोट कर लें सवाल। जी बच्चों नोटेड, आगे चलें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑटम 2010 का। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ें ज़रा। रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है? प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस। कहता है ये जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं, इनकी ज़रा जर्नल एंट्री तो पास कर दें, डबल एंट्री तो पास कर दें। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड डबल एंट्रीज हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड डबल एंट्री पास करेंगे। आप अपने सामने डबल एंट्री वाला पेज ओपन कर लें, पेज ओपन कर लें डबल एंट्री वाला, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई आपके पास नहीं है तो भाई शेयर करवा लेना यार, शेयर करवा दे उसको यार, वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ जैसे मेहमान आया होता है। शेयर करवा दिया कर भाई। अगर कोई पहले दिन आए तो पुराने वाले खुद ही के भाई आप वेले बैठे हुए हैं, शर्मा रहे हैं, परसों से आपने बिल्कुल नहीं शर्माना, मुझे पता ही है। तो चलो ये लो मिल के पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सर क्वेश्चन को जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं।
क्वालिटी लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन, इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रेडिंग नहीं है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। समझ लगती है मेरी बात? और यूजेज कौन सा कर रहा है? परपेचुअल मेथड। तो मैंने आपको कहा था हमारे सिलेबस में आने परपेचुअल, पीरियोडिक तो आना नहीं है, तो हमेशा परपेचुअल ही आएगा। ठीक है, ओके। सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू रॉ मटेरियल, ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों किसकी है? रॉ मटेरियल की है। अगर ये रॉ मटेरियल की है, इसका मतलब रॉ मटेरियल परचेज होगा और फिर रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। बात समझ आती है मेरी? ओके। साथ साथ पढ़ते रहते हैं, जल्दी से हम फॉर्मेट बनाते हैं और बस क्वेश्चन को भड़काने की तरफ चलते हैं। ठीक है, बाकी साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक है, वरना पहले समझाया फिर जब हम सॉल्व करेंगे फिर समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है जी, चलो साथ साथ बस इंशाल्लाह इसको करते हैं कि एक बार अपने क्वेश्चन को नज़र मारनी है, एक बार रीड करना है, 3 मिनट लगा, एक बार क्वेश्चन को खुद रीड कर लें सारा, फिर जब मैं क्वेश्चन समझाऊँ तो फिर अंडरस्टैंडिंग हो रही हो। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। जी बच्चे पढ़ लिया? चले मैं रीड करवा दूं या क्वेश्चन की ड्यूरेशन में ही पॉइंट डिस्कस कर लें? क्या कहते हो? साथ साथ ही कर लें? अच्छा जी। सबसे पहले क्योंकि हमने अच्छा सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, ये हम एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, पढ़ लिया, इसका मतलब सवाल जनरल एंट्री का है। फिर आप मेन सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जनरल एंट्री क्या इन्वेंटरी रिलेटेड है, क्या लेबर रिलेटेड है, क्या फिनिश गुड रिलेटेड है, या वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो जब आप क्वेश्चन मेन बॉडी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बात समझ आ रही है मेरी? तो हमने यहाँ से पढ़ा, हमें पता चल गया डबल एंट्री वाला सवाल है, क्योंकि मैं पढ़ाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन रहा हूँ तो मुझे पता है इन्वेंट्री रिलेटेड रॉ मटेरियल रिलेटेड मुझे जर्नल एंट्रीज लिखनी है। डन बच्चों? अच्छा, वरना आप कंफर्म कैसे करेंगे? मेन बॉडी पढ़ के कि ये तो रॉ मटेरियल की जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है? ओके। पहली वाली लाइन पढ़ी, द कंपनी यूजेस परपेचुअल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता मैं फिर भी वेटेड लगाता, उसकी रीजन ये वाली बात है, वेटेड से कॉस्ट पर यूनिट निकालना आसान है, फाइफो से आपको ये करना पड़ता है। सही है?
अगर कोई बच्चा 5 से कर ले तो गलत तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एफ को ज़रा इजी रहता है, ठीक है, तो आप लोग एफ को मेथड का अजम्पशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन वो कह रहा है कोई अजम्पशन वगैरह ना लो, तो भाई आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, वेटेड एवरेज मेथड करना है, किसको, फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब चेक करें मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है, 15 मार्क्स का किधर गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और मुझे क्या चाहिए, डबल एंट्री। इसका मतलब डबल एंट्री लिखना आसान है, पर डबल एंट्री जहां से आएंगी असल चीज वर्किंग है वो, और वो वही वाला है जो हमने इन्वेंट्री का कंट्रोल अकाउंट बनाया था। इन्वेंट्री का जो लेजर अकाउंट बनाया था, जो इन्वेंट्री का हमने अकाउंट बनाया था, जो इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम, जिसको बिन कार्ड सिस्टम कहते हैं, जो इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम बनाया था, हम वो बनाएंगे, सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, उन्हीं कैलकुलेशन से हम एक लम्हे में जनरल एंट्रीज बना लेंगे, ठीक है। तो मेन काम हमारा क्या है, वो इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम बनाना। चलें जी, इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बस 1 बाय 1 पॉइंट से स्टार्ट करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, रेट क्या है, चले ये ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, और हम ये सारा काम कर रहे हैं पर ईयर के लिए, पर मंथ के लिए, पर ईयर के लिए, पर मंथ के लिए। इसका मतलब जून का महीना चल रहा है, तो ये 1 जून की बात होगी मेरे पास, ये क्या होगा मेरे पास, 1 जून होगा। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास डेट आ जाएगी, डेट के बाद डिस्क्रिप्शंस आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगा, फिर और रेट आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें नॉर्मली मेरे पास आ जाएंगी। देखा कितनी जल्दी जल्दी काम होता है, इधर मिनटों में सारा काम हो जाता है, लाने लग भी हैं हमारी, ठीक है जी। अच्छा, तो अच्छा जी, तो सबसे पहले डेट पे आ जाए। तो सबसे पहले डेट पे हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1 जून को, 1 जून को। 6 लिख दूं या जून लिख दूं, चलें 6 लिख देते हैं अगली बारी से। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 1,00,000 एट द रेट ऑफ 80। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिख देंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या लिख देंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ठीक है, वर्ड वो यूज़ करें जो एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज़ करेगा, वो इन्वेंट्री यूज़ करेगा, हम इन्वेंट्री यूज़ करेंगे, वो स्टॉक है हम स्टॉक करेंगे। क्वांटिटी कितनी बच्चों, 1 लाख एट द रेट ऑफ 80। आंसर इज 80 लाख, आंसर इज 80 लाख। और अमाउंट है और डिनोमिनेशन क्या है हमारे पास, पाक रुपी है, तो हम आर एस साथ लिख लेंगे। डन हो गया, आगे चलते हैं। सेकंड वाली, डेट 150 यूनिट वर परचेज्ड ऑन 5 जून। अच्छा, मैं डेट क्यों क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि परचेज रिटर्न्स भी आनी होंगी, कोई से रिटर्न भी आनी होंगी, ठीक है, कोई डिफेक्टिव के मसले भी आने होंगे, वरना शायद डेट का टेंशन ना होती हमें। और ये किस रेट वाले खरीदे हमने, 85 वाले, सो 5 जून को। तो यहाँ पर क्या गया, 5 जून, 5 जून हमने परचेज किए, कितने यूनिट्स, 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, यार चेक करते रहना 150 है ना, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा रहा यहाँ पे वापस, 150 हैं 85 वाले, टोटल करें कितना आया, 12750,000। यहाँ तक कोई मसला, कोई मसला। अच्छा, जब तक अगली सेल नहीं आती मैं एवरेज नहीं करने वाला,
जब तक सेल नहीं है कि मैं एवरेज नहीं करूंगा, जब तक परचेज रिटर्न चलते हैं मैं चलने दूंगा, जैसे सेल आएगी उससे पहले मैं एवरेज करूंगा, क्योंकि सेल के लिए मुझे वेटेड रेट लेना है, एवरेज रेट लेना है, एफओ का रेट लेना है। बात समझ आ रही है बच्चों? यहां से सवाल समझने में कोई मसला तो नहीं हो रहा? ओके ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले कोई बच्चा मसला होगा, हम कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, तो उसका तरीका ये है, ये सोल्यूशन होगा, आप लोगों ने अपने सामने क्वेश्चन पेपर रखना है, फिर आपको तरतीब समझती रहेगी। ठीक है, ये उनके लिए बार बार मैं क्वेश्चन दिखा रहा होता हूँ जिन बच्चों का उस टाइम पे पेज भी नहीं है। ठीक है, और जो वैसे स्ट्रेंजर्स जो हैं वो क्वेश्चन को देख रहे होंगे, जिनके पास जो क्लास के स्टूडेंट नॉर्मली नहीं है वैसे देख रहे होंगे, तो उनके पास चल जाए हम इस किस क्वेश्चन से क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं। भाई एडजस्टमेंट नंबर 2 डन। एडजस्टमेंट नंबर 3 पर आ जाए। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कह रहा है 150 यूनिट वर इशूड, इसका मतलब ये सेल है, क्योंकि हम ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है तो वर्ड सेल यूज नहीं करेंगे, तो इशूड का मतलब है यूनिट हमसे जा रहे हैं, इनको अल्लाह हाफिज कहेंगे, इनको माइनस करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन में जा रहे हैं, तो वर इशूड। और आपको पता है इशूड के साथ कोई रेट नहीं होता। क्यों रेट नहीं होता? क्योंकि या तो ये फाइफो से आता है या तो वेटेड रेट से आता है। तो 150 यूनिट को अल्लाह हाफिज क्या क्या आना है हमने, और डेट क्या है यार 6 से, और यहां पे क्या आ जाएगा इशूड आ जाएगा। इशूड हाउ मच यूनिट 150। अब जैसे इशूड आ गया तो क्या सिखाया, तो क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। चले जी, बैलेंस कर ले भाई। टोटल कितना हो गया 2075। अगर 000, अच्छा 000, 2075 000, और टोटल यूनिट 250,000 हो गए, 250,000 हो गए। और यहां से अब ये वेटेड रेट यहां से आ जाएगा, क्या आता है 83। ये 83 आपका आ गया वेटेड रेट। अब इस 83 के रेट से इशूड होगा, और इशूड कितना करना हमने 150, तो 150 को अल्लाह हाफिज कह देंगे, किस रेट पे अल्लाह हाफिज कहेंगे 83 वाले रेट से करेंगे। आंसर कितना आया जी, ठहर जा सर, 1245 000। डन बच्चों, यहां तो कोई प्रॉब्लम? चलो ये हमारे पास इशूड होगी। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 हो गया। देखो साथ हम टिक करते जा रहे हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो जाए। पॉइंट नंबर 4, 5000 डिफेक्टिव यूनिट वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। कह सकते हैं यूनिट हमारे पास आ रहे हैं, ये यूनिट हमारे पास आ रहे हैं, तो यूनिट अगर हमारे पास आ रहे हैं तो इनको वेलकम करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। किस रेट पे ऐड करेंगे? जिस पे गए होंगे। तो 5000 हमारे पास क्या थे, डिफेक्टिव यूनिट्स। ठीक है जी, और ये कब वापस आए 12 जून को, तो 12 जून को 5000 डिफेक्टिव यूनिट थे। डेट क्या थी, या आ रहे हैं ऐड होंगे तो ब्लू कलर से लिखोगे, ब्लू कलर से मैं परचेज को लिख रहा हूं, तो 12 जून आ गया, और डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न फ्रॉम ना स्टोर नहीं दे, हाँ ये प्रोडक्शन से आ रहे हैं टू स्टोर। इतनी इंग्लिश लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस गुड्स रिटर्न टू स्टोर भी लिख लें तो काफ़ी है। हमने तो परचेज नहीं किया, हम मैं खादी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप नहीं हाँ गड़बड़ हो जानी है, ठीक है नहीं। हमने प्रोडक्शन वालों को यूनिट्स भेजे थे 1.5 लाख यूनिट दिए, हमने कहा जाओ काम करो। प्रोडक्शन वालों ने कहा यार 5,000 ना जो तुमने 1.5 लाख भेजे ना मुझे, उनमें से 5,000 डिफेक्टिव है, तुम वापस ले लो। तो ये जो डिफेक्टिव यूनिट है ये प्रोडक्शन वालों ने हमें स्टोर वालों को वापस कर दी, यार ये डिफेक्टिव ये सही नहीं, हमारे काम के नहीं है ये होगा। क्लियर? यस प्लीज क्लियर। हाँ
ना कर ऐसा ना कर मैंने, हाँ हाँ कंसेप्ट के लिए शेर ना कर, ऑडियंस ने जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे जो मेरा छोटा वाला क्लिप चलाएंगे, क्योंकि हाँ सवाल मैन्युफैक्चरिंग का है और बातें शेयर रिटर्न की ठीक है, तो भाई हम कहेंगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, हाँ हम यही कहेंगे, कॉन्सेप्ट दिल दिल में, जुबान पे नहीं लाना, गुनाह मिलेगा। तो भाई ये 5000 यूनिट आ रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, और ये 5000 यूनिट किस वाले रेट वाले गए होंगे, 83 वाले, तो आएंगे भी 83 के हिसाब से। सो 5000 इंटू 83 आंसर इज, ये बात के साइंसदान को समझ नहीं आई, सबको समझ आ गई? ऐसा वजह जो कंफ्यूजन का शिकार है, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। आगे चले फिर, चले। जब तक इशू नहीं आती, जब तक सेल यानी कि इशू सेल, जब तक वो नहीं है तो मैं बैलेंस नहीं करने वाला। देखिए मैं बैलेंस को हाथ भी नहीं लगा रहा, जैसे इशू आएगा मैं बैलेंस कर दूंगा सबज वाला। डन? ओके, देखते हैं आगे क्या हमारी किस्मत में निकलता है। पॉइंट नंबर 6 जून हो गया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, 150 यूनिट वर परचेज ऑन रेट ऑफ 88.10 पर परचेज हो रही है, कोई टेंशन नहीं, लिख लो। और ये कब हो रही है, 15 जून को, 15 जून को परचेज हो रही है। सो हम लिख लेंगे 15 जून परचेज, हाउ मच यूनिट, 150,000 एट द रेट ऑफ 88.10, यहाँ पर आ जाएगा 88.10, टोटल इज ओ नहीं 1,32,00,000 नहीं हो भाई, हाँ 1321 भाई ऐसे लिखवाना है, 1 2 3 4 5 6 देन 7, डन। ओके, मिलियन बिलियन बाद में खेलेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। पॉइंट नंबर 6, ऑन जून 17 50% of defective unit were disposed of as scrap for 20 per unit। जून 17 को 50% of defective unit were disposed of as scrap for 20 per unit। यहां तक ब्रेक लगाएं, और इस कहानी का मतलब क्या है, वो जो 5000 यूनिट, ये जो 5000 यूनिट जो प्रोडक्शन वाले ने स्टोर वालों को दिए थे, अब स्टोर वाले कुछ ना कुछ तो उसका करेंगे, तो इस 5000 में से 50% की कहानी बता रहा है 2500 यूनिट की। उन 2500 यूनिट को वो जाके कबाड़ियों को बेच देगा 20 रुपए पर यूनिट पर। ये 20 रुपए पर यूनिट तो एनआरवी है, ये तो सेल प्राइस है, और ये जो हम कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं इन्वेंट्री का, ये तो कॉस्ट के ऊपर बन रहा है, और ये तो भी सेल प्राइस है, यानी कि इस 20 का हमारे इस इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठहर तो जाना, सबर तो कर जा। ये बात समझ लगती है, इस 20 का हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जब मैं डबल एंट्री करूंगा तो तब ये जिंदा हो जाएगी बात। अभी के लिए फोर्थ है ये बात, समझ आ रही है? क्योंकि इन्वेंट्री कार्ड सिस्टम किसके ऊपर बन रहा है, कॉस्ट पर बन रहा है। ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा ना यहां से मैं, और ये तो सेल प्राइस है भाई, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। तुम आना एनआरई में, मतलब तुम्हें हम देखेंगे जर्नल एंट्री में। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे फिर तुम्हें हम देखेंगे, नाउ यू आर इग्नोर्ड बिकॉज दिस हैड बीन डैमेज ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रॉपर हैंडलिंग एट क्यूएल। तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से क्या कर देंगे, वो डैमेज हो गए, वो बेचारे ऑलरेडी डिफेक्टिव थे, फर्दर डैमेज हो गए। हमने कहा भाई बेच दो, अब तुम हमारे काम के नहीं रहे। पॉइंट नंबर 7, 6 और 7 अटैच्ड है। वो 5000 में से 2500 का किस्सा तमाम हो गया, कंसर्न में लग गया। अब ऑन जून 18 अगले दिन
द रिमेनिंग, अच्छा यहाँ पे कितने यूनिट्स की बात की है 2500, और यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए 2500, अब इन 2500 की बात करा है। द रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट वर फॉर जो कि अंडर वारंटी हैं। इसका मतलब हमने 2500 यूनिट को स्क्रैप में बेच दिया और 2500 यूनिट को हमने क्या कर दिया, और क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दी। क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दी। ये परचेज रिटर्न कर दिया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले 17 जून को वो जो यूनिट डिफेक्टिव हो गए थे, अब उनको हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। पहले उनको बेच के आते हैं जरा। डन बच्चों। 17 जून को, तो 17 को जो डिफेक्टिव यूनिट है जो सोल्ड हो रहे हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो जाने वाले को हम रेड कलर से लिख रहे हैं। तो डिफेक्टिव यूनिट्स क्या होंगे, सोल्ड। डिफेक्टिव यूनिट्स सोल्ड। ये डिफेक्टिव यूनिट मैं बेच रहा हूं। बात समझ आ रही है भाई, कितने बेच रहा हूं? 2500। क्या 2500 की बाइफर्केशन करने की जरूरत है, मतलब कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं है ना समय। अब ये जो 2500 यूनिट मैं बेच रहा हूं बच्चों, ये 2500 यूनिट बेच रहा हूं, इसका मतलब ये यूनिट जा रहे हैं। और आपको पता है जब भी यूनिट जाएंगे उससे पहले मैं क्या कर लूंगा, बैलेंस कर लूंगा, क्योंकि इसकी हैसियत सेल वाली है। क्योंकि इसने जो जाना है वो किस रेट से जाना है, वेटेड एवरेज रेट से जाना है। चलें जी, 1 2 3 4, इन चारों को टोटल करो जरा। 1 2 3 4, इन चारों को टोटल करो जरा। टू वन 930। यार 2 बजे जरा करते रहा करें ताकि तसल्ली हो जाए कि कैलकुलेशन सही है। और यूनिट्स का टोटल कितना आ गया, यूनिट्स का टोटल कितना आ गया, 255,000। 255,000 और दोनों को डिवाइड करके इसको इस पे डिवाइड करें, एवरेज रेट आगे 2 डेसिमल पे जाना है। एग्जैक्ट आया, वाह। बस जरा कैलकुलेशन 2 बच्चे करते रहा करें। आगे चलें, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। चलें, डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड, भाई कितने यूनिट सोल्ड किए, 2500। ऑब्वियस बात है, 25 किस रेट वाले गए होंगे, 86, क्योंकि है ही एक रेट, तो 86 के हिसाब से इसको अल्लाह हाफिज कह दें। 215,000 आ गया। 17 जून के बाद 18 जून को एक और हमने कारनामा सर अंजाम दिया। डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर। डी यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर। ये हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। सप्लायर को रिटर्न कितने यूनिट्स कर दिए, 2500। ये हमसे जा रहे हैं, ये हमसे जा रहे हैं। अब रुक जाएं, अब रुक जाएं जरा, बताएं यहां पे रेट क्या आएगा, सोचे जरा। सारा सवाल आपके सामने है, टेक योर टाइम 1 मिनट। बताएं इसका रेट, यहाँ पे रेट क्या लिखूंगा, यहाँ पे रेट क्या लिखूंगा, क्या रेट लिखूंगा। यार बाकी नहीं बोल रहे ना, बाकियों ने भी सर बोलना है ना। मैं यहाँ पे क्यों रुका हुआ हूं, क्योंकि सेंसिटिव मोड आ गया ना। अब यहां से आप लोगों ने एग्जाम में फंसना है। मैं चाह रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ डिस्कशन करने को, लड़ाई लड़ूई कर ले मेरे साथ। तो बताएं यहाँ पे मैं क्या लिखूं, हाँ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा,
85 या कुछ कह रहे हैं 88.1। सर लॉजिक देखें, लॉजिक देखें, आप खुद बताएंगे। आपको पता है ये परचेज रिटर्न हो रही है। अब देखिए मैंने परचेज कब कब की, एक परचेज की 88.1 पर ये परचेज में इससे जो डिफेक्टिव कुछ था ही नहीं, डिफेक्टिव तो यहां पे पता चला है, और इससे पहले वाली परचेज 85 वाली है, ये तो डिफेक्टिव है ही नहीं, इसमें कैसे रिटर्न करूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो कैश कहा था लेटेस्ट लेनी है, पर सर लेटेस्ट में से डिफेक्टिव भी तो हो। डिफेक्टिव यहां पे निकला 12 जून को, 12 जून को जो डिफेक्टिव हुई हैं वो कब खरीदी हैं, वो 85 वाली खरीदी हैं। तो सर ये 85 लिखूंगा यहां पे, 88.10 नहीं लिखूंगा, गेट माई पॉइंट। इसलिए इतना जोर लगा रहा होता हूं ताकि बच्चों आप ये बात समझें। समटाइम बच्चा ना एक कॉन्सेप्ट लेके बैठे, ओ सर ने कहा था लेटेस्ट वन, थोड़ा सोच लेना भाई उसमें से डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव तो यहाँ पे पता चला है। और ये डिफेक्टिव कब खरीदे थे, 85 वाले खरीदे थे। तो यहाँ पे रेट क्या लूंगा, 85 वाला। तो हम एरो शेरो लगा लेते थे। अच्छा यहाँ पे ना पढ़ाने का ये फायदा होता है, जरा कलरफुल सारी चीजें सामने सामने डिस्प्ले हो जाती हैं, बोर्ड पे नहीं हो पाता ये काम। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 85। सही है बच्चों, ये जा रहे हैं, ठीक है। तो 25 इंटू 85 का आंसर कितना आ गया, 212। ये जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस मैंने नहीं लगाया, तो आप लोगों ने बताना सर वो ब्रैकेट लगाना भूल गया। हाँ तो बता दिया करें यार, हाँ समटाइम नहीं रहता माइंड में। क्या आंसर है, 212,500, 500 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है, 18 तक पहुंच गया हम। 8 वाले पर आ जाए सर। जून 19 5000, अब जून 19 को आ गए ना, 18 जून तक हम कहें अभी तक, ठीक है। 19 जून को आगे, 19 जून को 5000 यूनिट वर इशू टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट विच वर रिटर्न टू स्टोर। ये लाइन दोबारा पढ़े, लाइन दोबारा पढ़े। ये मुझे ये बताएं, ये 5000 यूनिट, ये जो 5000 यूनिट हैं ये हमारे पास आ रहे हैं, या ये 5000 यूनिट हमारे पास से जा रहे हैं, आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये 5000 यूनिट कहाँ, ये 5000 यूनिट हम स्टोर वालों से, भाई हम मटेरियल है ना, हम इन्वेंट्री वाले हैं ना, तो हमसे जा रहे हैं। तो 5000 यूनिट वर इशू टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट विच वर रिटर्न टू स्टोर। वो कह रहा है प्रोडक्शन वालों ने वो जो 5000 यूनिट हमें डिफेक्टिव वाले भेजे थे उनकी रिप्लेसमेंट में उनको सही वाले यूनिट प्रोडक्शन वालों को इशू कर रहे हैं। तो ये 5000 यूनिट हमसे जा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा अगर ये जा रहे हैं तो क्या ख्याल है, बैलेंस कर लेना चाहिए, बैलेंस कर लेना चाहिए, हाँ या ना, बैलेंस कर लेना चाहिए क्योंकि ये जा रहे हैं। अच्छा ये मैं बैलेंस क्यों कर रहा हूं, ये हालांकि ये भी तो जा रहे थे, 85 ने मरवाया आके। हेलो बच्चों, मैं बैलेंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये भी 86, ये भी 86, ये बदल गया आके। अगर ये भी 86 पर होता तो मैं बैलेंस ना करता, क्योंकि सेम रेट चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेम ही आंसर निकल जाना था। चलिए यहां पे बैलेंस करते हैं पहले। जी बच्चों बैलेंस कितना आया, टोटल कितना आया इनका,
2150 2500 और यूनिट्स कितने आए 260 आगे 000 250,000 आएगा। वैसे चेक रखा करें। रेट हमारे पास कितना आया 86.01 ये रेट आ गया हमारे पास। डन। आगे चलें। अब 5000 यूनिट क्योंकि हमने भेजने हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये इशूड हो रहे हैं हमारे पास और 19 जून है। सो 19 जून और हम क्या करें यूनिट इशू टू प्रोडक्शन आगे लिख सकते हो ब्रैकेट में इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है यूनिट इशू टू प्रोडक्शन यूनिट इशूड आगे लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर। ठीक है कितने यूनिट इशू कर रहे हैं हम और रेट हमारे पास 86.01 नहीं है। टोटल बताएं कितना आता है जी 430050 बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। 20th जून आ गया। On June 20, the supplier delivered 2500 unit in replacement of defective unit which had been returned by QL. जी पॉइंट नंबर 9 पढ़ें दोबारा और मुझे बताएं ये यूनिट हमारे पास आ रहे हैं या हमारे से जा रहे हैं। On June 20, the supplier delivered इसका मतलब सप्लायर चीजें भेज रहा है हम ही भेजेगा ना। सप्लायर डिलीवर्ड 25 यूनिट्स आगे ब्रैकेट में लिखा होगा टू स्टोर डिपार्टमेंट ये लिखा होगा यही लिखा होगा ना। ये डिलीवर कौन कर रहा है भाई सप्लायर तो हमें डिलीवर कर रहा होगा। ये यूनिट स्टोर वालों के पास आ रहे हैं हम ऐड करेंगे हाँ हम ऐड करेंगे। ठीक है समझ लगती है। आगे वाली इंग्लिश नहीं भी समझ लगती कोई मसला नहीं है। ठीक है इन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट विच हैड बीन रिटर्न्ड बाय क्यूएल कहता है क्यूएल ने जो यूनिट आपको पता है हमने 2500 ये वाले पॉइंट नंबर 7 वाले पॉइंट नंबर 7 पे देखें ये वाला पॉइंट नंबर 7 हमने 2500 रिटर्न टू सप्लायर है। वो जो 2500 यूनिट सप्लायर को हमने रिटर्न किए थे सप्लायर ने हमें वापस भेज दिए। डन। तो ये 25 यूनिट हमारे पास आ रहे हैं तो हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। बस समझ आ रही है। अच्छा अगला सवाल अगर ये यूनिट 2500 आ रहे हैं तो 20 जून को यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर आगे ब्रैकेट में शॉर्टकट में लिखा इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ये रिप्लेसमेंट के तौर पर भेज रहा है यानी कि हमने नए खरीदे तो इसका रेट भी साथ बताता ना हमें। तो रेट गिवन नहीं है इसका मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं। तो कितने यूनिट रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं 2500। अब यहां पे आप फिर रुक के फैसला करेंगे ये वाला रेट क्या होगा भाई। ये जो यूनिट आ रहे हैं ये डिफेक्टिव वाले थे और डिफेक्टिव वाले 85 पे खरीदे थे तो ये भी 85 वाले होंगे ये भी 85 वाले होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तुम भी 85 वाले हो बस समझ आ रही है बच्चों। एनी मसला नो मसला। 25 into 85 आंसर इज 212,500 आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 में कह रहा है 150 यूनिट वर इशूड फ्रॉम स्टोर ऑन June 21 में 150 यूनिट जो हैं बच्चों ये हमारे से चलेगी। ठीक है जी। अच्छा तो 150 यूनिट हमने इशूड कर दिए तो 150 यूनिट्स हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
ठीक है जी। चला जी, आओ ज़रा ब्रैकेटें लगा लेते हैं। ब्रैकेट्स डिज़ाइन कब बाद में बनाएंगे, जा रहे हैं तो ठीक है, भेजना पड़ेगा इनको। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट मेरी रहती है, यूनिट इशूड थे, जा रहे थे, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। ठीक है जी, बैलेंस में आ जाए यार जी। इन तीनों का टोटल बताएं क्या आता है। 21284950 और यहाँ पे यूनिट्स कितने आ गए, 47 और रेट क्या आया 85.99। चलो फिर उसको 86 कर लो, 85.99 है तो बस ठीक है 86 कर लो, इतनी इजाजत है। ठीक है जी, डन। और अब लास्ट में कितना वो इशू हुआ भाई, 150 यूनिट वर इशूड फ्रॉम स्टोर, 20 जून को यूनिट जा रहे हैं, सो यूनिट इशूड और ऑब्वियस बात है 86 वाले तो जी 12900 ठीक है। ये वाली एंट्री करना चाहो तो कर लो, क्योंकि हमने वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक तो निकालनी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमें डबल एंट्री चाहिए और जितना हमने डाटा लिख लिया इसमें हमारी डबल एंट्री सारी की सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो बैलेंस इसके बाद कर, खत्म हो गया यार, आगे पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर कह रहा है ड्यूरिंग फिजिकल काउंट, ड्यूरिंग फिजिकल काउंट क्या कह रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या पढ़ने को मिल रहा है हमें, ये क्या लिखा हुआ है ड्यूरिंग, इसका मतलब इसका परपेचुअल से तो कोई ताल्लुक नहीं होगा इस कहानी का, इसका मतलब हमारा सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब कल आके हमने सिर्फ डबल एंट्री लिखनी है। ठीक है, अगर आप 5 मिनट दे दें तो डबल एंट्री अभी हो जाएंगी 5-10 मिनट में, करवा लें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ डबल एंट्री मैंने लिखनी है, कैलकुलेशन सारी की सारी हुई है मेरे पास, करवा दें, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। डन बच्चों, चलो डबल एंट्री करते हैं, डबल एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, जो डबल एंट्री होगी सारी डबल एंट्री ये पड़ी हुई है, बस मैंने उसको डबल एंट्री के डिजाइन पे लिखना है, बस बात समझ आ रही है। ओके, मैं असल में ही डेट्स के आगे डबल एंट्री लिख देता हूं। ठीक है, आप स्पेसिफिक फॉर्मेट बना सकते हो, बना लो, क्योंकि ये 5 जून है तो सबसे पहले डबल एंट्री क्या आपको पता, ओपनिंग की डबल एंट्री नहीं होती है ना, परचेज की पहले डबल एंट्री होगी, कब होगी 5 जून, वो 5 जून लिखा हुआ, परचेज लिखा हुआ, इसकी डबल एंट्री क्या करूंगा मैं, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, यानी कि परचेज डेबिट कर देंगे, यानी कि रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल है ना तो रॉ मटेरियल डेबिट कर देंगे। अगर रॉ मटेरियल डेबिट कर देंगे, कैश पे किया हुआ तो कैश क्रेडिट करेंगे, और अगर पेएबल है तो पेएबल क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, मैंने ये लिखना, लिख दूं, चलो अब जरा ये लिखते हैं। इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं करना, बस अब प्यारा सा फॉर्मेट बना दें तो प्यारा सा फॉर्मेट बना दूंगा, नहीं तो मैं यहां से सिर्फ हर एक डबल एंट्री लिखूंगा, लिख दूं, बस एंट्री लिख रहा हूं। पहली वाली एंट्री आ रही है भाई, पहली वाली एंट्री आ रही है 5 जून को, बात समझ आ रही है, ये 1 लिख रहा हूं, 1 का मतलब पहली एंट्री है, और ये पहली एंट्री किस डेट पे पास करूंगा, 5 जून को, और क्या एंट्री पास कर रहा हूं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की। यहां पे जो परचेज कर रहा हूं, अब आके लिख सकते हो RM में रॉ मटेरियल परचेज किया, डन। अब मैं एंट्री लिख रहा हूं, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री क्या होगी, रॉ मटेरियल डेबिट, रॉ मटेरियल डेबिट। आगे जरा बात करते हैं, 1.5 लाख यूनिट वर परचेज ऑन जून एट ₹85 पर यूनिट, आगे उसने कुछ नहीं बताया हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कैश भी कर सकते हो, पेएबल भी कर सकते हो,
क्योंकि उसने यूनिट परचेज किया, आगे खामोश है, ठीक है, तो आगे खामोश है। तो अब पेबल बना लो, बैंक बना लो, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई टेंशन नहीं है। हमने कौन सा कैश अकाउंट बनाना है या हमने कौन सा पेबल बनाने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम इसको ले जाएंगे अकाउंट, ठीक है, पेड नहीं है, पेड नहीं है, परचेज पेड के ऊपर आगे पेड नहीं है, ठीक है, तो हम इसको पेबल बना लेंगे, ठीक है। तो मटेरियल डेबिट हो जाएगा और ट्रेड पे क्या हो जाएगा, या अकाउंट पेबल, ठीक है, अकाउंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। बच्चों से ये डबल लिखनी है, बाकी अमाउंट अमाउंट नहीं लिखनी, सारा वो पहले ही लिखी हुई है, ये लिखना है मैंने आगे 12750 इधर भी 12750 इधर आ गया और 1250000 इधर आ गया। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखना कि नेक्स्ट क्या हुआ। परचेज के बाद आपको पता है नेक्स्ट इशूड हुआ है, ये नेक्स्ट ये इशूड हुआ है, ये नेक्स्ट इशूड हुआ है ना इस अमाउंट पर। तो भाई इशूड किसको होंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिट इशू हो रहे हैं और प्रोडक्शन के लिए हो रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट डायरेक्ट मटेरियल का बनता है। इसका मतलब जब ये मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को इशू करूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन बैठा हुआ है? वर्क इन प्रोसेस वाला, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और ऊपर मैं लिख कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड डिस्क्रिप्शन में। आप टॉप पे भी लिख दो, नीचे बॉटम, ये की मर्जी है। रॉ मटेरियल बस नहीं अभी तो परचेज किया ना, वो पहले वाले की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। देन सेकंड वाले की ये इसकी एंट्री वाली जनरल एंट्री, दूसरी वाली क्या है? यूनिट इश्यू टू वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल इश्यूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशूड हो रहा है तो भाई वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और अमाउंट क्या है? 1245000, और रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि कम हो गया ना, 1245000। यहां तक कोई मसला बच्चों? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, थर्ड, इसके बाद हमारे क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, यानी कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर हुआ, ठीक है। तीसरी वाली आपको होता है बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं होती, बैलेंसेस की कोई एंट्री नहीं होती, तो तीसरे नंबर पर हम ये एंट्री करेंगे, डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू स्टोर। अच्छा, इसका मतलब यूनिट स्टोर के पास आ रहे हैं, या यूनिट स्टोर के पास आ रहे हैं, ये इशूड रिटर्न है, यानी कि ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, तो रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा, रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा, और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितनी है? 415,000, और यहां पर आ जाएगा 415,000। यहां तक कोई मसला? कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कौन सी एंट्री हुई? अच्छा, नेक्स्ट हमने परचेज की, ठीक है, ये वही वाली पहले वाली एंट्री हो जाएगी, एंट्री नंबर 4 आ जाएगी।
और एंट्री नंबर 4 में आपको पता है कि ये वाली एंट्री कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ऐसे ही है। तो मैं इस वाली एंट्री को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। डन बच्चों, शेयर अमाउंट बदलनी है, एग्री? चलो थोड़ा सा जल्दी वाला काम हो जाएगा ना। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, भाई रॉ मटेरियल की अमाउंट गलत होगी, अमाउंट हम नहीं लिख लेते हैं। अमाउंट कितनी है हमारे पास? परचेज किसके ऊपर हमने किया बच्चों? परचेज के ऊपर क्या? 1321500, इसके ऊपर परचेज किया ना हमने, तो इसके ऊपर डबल एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। सो 1321500 और 1321500, यहां तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इसके बाद डिफेक्टिव यूनिट्स की हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है, डिफेक्टिव यूनिट्स की हमारे पास कुछ कैलकुलेशन है। डिफेक्टिव यूनिट बेच दिए थे हमने, डिफेक्टिव यूनिट्स हमने बेच दिए थे, 17 को डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड थे। कितने यूनिट्स बेचे हमने और उनकी कॉस्ट कितनी है? 215000। इसका मतलब डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड कर दिए होंगे। डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड एज स्क्रैप, स्क्रैप में यूनिट सोल्ड दी, सेल कर दी। अगर ये वाले यूनिट्स, ये वाले 215000 ये स्क्रैप में बेच दिए, तो कैसे? तो इतने से रॉ मटेरियल कम हो गया होगा, इतने से रॉ मटेरियल कम हो गया होगा और कॉस्ट पे कम हुआ होगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल क्या कर दूंगा? 215000 से क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो रॉ मटेरियल मेरा क्या हो गया? क्रेडिट। वो आ रही है, उसको लेकर आएंगे, उसके तो सारा मसला हो रहा है। 215 यहां तो कोई मसला। ये जो आपने यूनिट सेल किए हैं बच्चों, ये जो डिफेक्टिव यूनिट 2500 यूनिट सेल किए हैं, ये किस कॉस्ट वाले सेल किए हैं? 215000। जब ये 2500 यूनिट बेचे तो इसके बदले में आपको पता है वो हमें पैसे मिले थे, कितने पैसे मिले थे? किधर लिखा था यार वो? हाँ, ये 20 रुपए पर यूनिट हमें मिले थे। तो कैश डेबिट कर दूंगा, कैश डेबिट कर दूंगा 20 इंटू 2500 से, ठीक है। कैश डेबिट कर दें फिर, क्योंकि कैश आया ना इनके बदले में, तो कैश डेबिट या बैंक, कैश बैंक कर लें, कोई मसला नहीं है। तो किस तरह आएगा? 2500 इंटू 20, आंसर कितना आया? 50,000। इसका मतलब मेरा कितना रॉ मटेरियल का नुकसान हुआ? 215,000। इसमें से इतने पैसे तो कैश में मिल गए, बाकी का क्या हुआ फिर? हाँ, बाकी का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। बाकी का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या ये एबनॉर्मल हुआ या नॉर्मल हुआ? ये क्या लॉस, ये फायर लगी, थेफ्ट हुआ या नॉर्मल हुआ ना? अगर नॉर्मल है तो लॉस किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा भाई? एफओएच के पास जाएगा। तो बैलेंसिंग किसके पास जाएगा? एफओएच के पास जाएगा। तो 215,000 का 50,000 में से माइनस करें, रिमेनिंग क्या अमाउंट बनी? तो बैलेंसिंग अमाउंट चले गई, कितनी बनी? 165,000। ये 165,000 हमारा लॉस हो गया और ये हमने एफओएच को चार्ज कर दिया, क्योंकि लॉस जो है ये हमारा नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, थेफ्ट बाय फायर नहीं हुआ और मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा हुआ। ओके, यहां तो कोई मसला नहीं। अब वो जो इसके अलावा 2500 यूनिट थे, डिफेक्टिव यूनिट रिटर्न टू सप्लायर, ये जो डिफेक्टिव यूनिट है हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिए, ये हमारी परचेज रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न होगी। जब परचेज रिटर्न होगी तो रॉ मटेरियल कम होगा और पेएबल हमारा डेबिट हो जाएगा।
तो डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर। भाई कितनी कॉस्ट के यूनिट्स रिटर्न किए सप्लायर को, कितनी कॉस्ट के यूनिट्स रिटर्न किए सप्लायर को, 212,500 के, 212,500। तो जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो भाई रॉ मटेरियल हमसे कम हो जाएगा और वो जो पेबल बनाया था वो भी कम हो जाएगा। तो ठीक है, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेबल डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट, और अमाउंट क्या चलेगी, 212,500, 212,500 इधर भी आ गया और 212,500 इधर भी आ गया। यहां तक कोई मसला, कोई मसला नहीं, आगे इसको कंप्लीट कर लें या क्लास में हुए, ठीक है यार, यहां तक क्लियर, ठीक है। आगे इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कल अल्लाह ताला इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करें, कल यहां से कंप्लीट करेंगे। और होमवर्क में क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन ले लें 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसकी डिटो कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन यहाँ पे होगा बाइंग एंड सेलिंग होगी। तो ये आपने एज अ होमवर्क के तौर पे करना है, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क पे करना है और इसका सोल्यूशन अवेलेबल होगा, कोई मसला होगा तो पहले खुद सॉल्व करना है फिर सोल्यूशन देखना है। अल्लाह हाफिज।